आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक का मुझे फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट है ना तो हम अगले काम में लग जाते हैं। शायद आपके एग्जाम पे काम नहीं आएगा बट बाकी के बालकों के लिए काम आ जाएगा। तो फीडबैक से मैं काम करते रहता हूँ, मुझे मजा आता है उसमें। तो फीडबैक रहेगा तो प्लीज देना। इंस्टाग्राम पर एक बार चुपके से चले जाना और फीडबैक दे देना जो कुछ भी आपको लगे, ठीक है। प्रेम से बाय बाय बोलो, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव एंड यू आर इन माई प्रेयर्स। 100% पास होंगे तुम, चिंता नहीं करने का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। ठीक है, अभी ये बच्चा बोल रहा है AS10 लेना, भी मुझे भी लगता है AS10 ले लेते हैं ना। पब्लिक डिमांड पर AS10 शुरू करते। पीपीई, बेटा पीपीई को करने के पहले मैं आपको बताऊं, आपको कॉस्टिंग थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। सो जरा एक बार पीपीई को ओपन कर लेते हैं। सुनिए, पीपी में पीपी का डेफिनेशन देख लो पहले। पीपी में क्या क्या होता है? कंडीशन 1, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। Okay, administrative purposes will also include HR function, human resource function. It will also include accounting domain. It will also include pollution control equipment. जो धंधा करने के लिए है, मैंडेटरी है, वो सब चीज है। और नेक्स्ट चीज बेटा जी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो जल्दी से पूरी क्लास बताइए मुझे, व्हाट इज द पीपी? पीपी इज टेंजिबल आइटम्स विच इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो ये पीपी हुई। पीपीई का फ्रेमवर्क के साथ भी एक कंडीशन है, और फ्रेमवर्क की कंडीशन ये है दैट द असेट शुड बी यूज फॉर मोर देन देयर आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मतलब इस असेट से आपको बेनिफिट मिलेंगे, कैश इनफ्लोस मिलेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इस असेट का मेजरमेंट पॉसिबल है अच्छे से। अब राजा बेटा जी, जब इतनी बात आ गई तो बेटा जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये, और ये डेफिनेशन क्राइटेरिया। मतलब कभी भी पीपीई का डेफिनेशन क्राइटेरिया पूछा तो उसके साथ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी जोड़कर आना। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड देयर वुड बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोइंग टू द एंटिटी। अब राजा बेटा जी, इसके अंदर एक स्पेशल आइटम होता है जिसका नाम है बियरर प्लांट। बियरर प्लांट क्या होता है सुन लीजिए। बियरर प्लांट वो होता है जो फ्रूट्स बियर करता है। सो बियरर प्लांट्स आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ पीपीई। बियरर प्लांट आर ट्रीटेड एज व्हाट? पार्ट ऑफ पीपीई। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बियरर प्लांट। तो बेटा जी, जिस प्लांट को आप नहीं बेचते हो एज अ प्रोड्यूस, जैसे पालक का पौधा, आप पालक को बेच दोगे, स्पिनैच आप खुद, कोरिएंडियर को बेच दोगे। बट मैं आपको यह पूछूं, आम का पेड़, आप आम के पेड़ को बेचते हो कि आम को बेचते हो? सो यू सेल द प्रोड्यूस, you don't sell the tree. So tree is treated as PPE. Is that okay? However, this standard is not going to be very complicated for agriculture domain in India. The reason is very simple. Agriculture income is not taxable in India. तो ये जो है ना, ये IFRS के हिसाब से आया हुआ है। Agriculture income is not taxable in India, and because it is not taxable, no one cares about doing accounting of them. And that is the reason these are not very popular here in India. But otherwise, you imagine if it would have been taxable in India, 70% of Indian economy is agrarian, और 70% नहीं भी बोलेंगे, 50% is an agrarian economy. तुम्हें क्या लगता है उसका अकाउंटिंग नहीं होता सही से? किसी को नहीं पता, किसी भी बुक में आपको एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाती। दिस इज द प्राइमरी रीजन, बिकॉज उनके अकाउंटिंग पर कोई ध्यान देता ही नहीं है, एब्सोल्युटली नो वन। डू यू अप्रिशिएट दिस? तो उसका चिंता मत करो, बट आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, बियरर प्लांट will be treated as what? Bearer plant is treated as a part of PP. Now there is one more item which is called as stores and supplies. Now beta ji, there are some what I can say, spare parts. Now sometimes a spare part is treated as a part of AS2 inventory, and sometimes a spare part is treated as a part of PPE, property plant and equipment.
So you know, recently I got a car. Recently, I mean the last year I got a car, Thar. Now Thar में there are certain accessories which I fit in, right? तो उसके अंदर अगर आपको स्नो में चलना है, स्नो समझते हो तुम, तो स्नो में चलना है तो उसके टायर के ऊपर, या डेजर्ट में चलना है तो उसके टायर के ऊपर एक एक्सेसरी लगती है. अब वो एक्सेसरी कंटिन्यू नहीं लगी रहती है, जब आपको चाहिए तभी आप लगाते हो. नाउ दिस एक्सेसरी कैन बी यूज्ड ओनली विद द Thar, स्पेसिफिकली यूज्ड विद द व्हीकल. सो जब स्पेसिफिकली यूज्ड विद द व्हीकल हो गया, स्पेसिफिकली यूज्ड विद द पीपी, एसोसिएटेड विद पीपी, देन माय डियर फ्रेंड दैट एडिशनल इक्विपमेंट और स्पेयर इक्विपमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ पीपीई ओनली. Okay, but there are few more equipments which are bought, but when they are bought, they can are general purpose equipment. General purpose equipment, those or general purpose spare parts, those spare parts will be treated as a part of काय म्हणतात त्याला, इन्वेंट्री, AS2 इन्वेंट्री. तो जब तुम इधर जाते हो, क्या नाम इसका, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो ऐसे कई बार होता है. जैसे आप एसपीसी में भी जाओगे, सो आप देखोगे कि प्रोजेक्टर्स के ये रहेंगे, लैंप्स रहेंगे. हॉस्पिटल्स में जाओगे तो कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और वो स्पेयर पार्ट्स रखने ही पड़ते हैं, बिकॉज कभी भी कोई भी चीज उड़ जाए कर जाए तो उसको संभालने के लिए उस चीजों की जरूरत होती है. तो वो स्पेयर पार्ट्स, इफ इट कैन बी यूज्ड ओनली विद द पीपीई, नॉट विद अदर्स, so then it is a part of PPE. But if it can be used with any other items also, then it is treated as, my dear friend, AS2 inventory, loose tools and all. So यहाँ पर क्या लिखा है, if the recognition criteria are met, then my dear friend as per AS2, and if the recognition criteria are not met, then as per AS2 inventory. But मैंने बता दिया, if it is used with a specific PPE only, specific purpose only, it will be classified under the head PPE. Now boys and girls, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ पीपी. कॉस्ट ऑफ पीपी, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपी कैन बी एक्वायर्ड हाउ. इट कैन बी एक्वायर्ड इन AS14 amalgamation. It can be acquired in form of government grant. It can be acquired in form of payment of cash. It can be acquired in payment of equity shares. It can also be self generated or constructed. तो बेटा जी पहला आपको ब्रॉडली आपके दिमाग में क्लियर करना है, माथे को क्लियर करो, खोलो खोलो खोलो, पहली चीज को विजुअलाइज करो. अगर आप पीपी को परचेस कर रहे हो, पीपी को परचेस करो, एकदम सिंपल सा तरीका है. पहले आप इस एसी को विजुअलाइज कर लीजिए. घर वाले बच्चों, आप भी इस एसी को देखने की कोशिश करिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं. टैंक टैंक, थोड़ा सा टाइम पास जरूरी है वे, तीजा इलाका इधर. हाँ, ये एसी दिख रहा है क्या? ये हमारा जो है ना, ये विक्की है, इक्की इक्की, और जो ऊपर है ना वो एसी है. अब इस एसी को देख लिया. अब मुझे बताओ ये एसी को कौन ले गया इधर? मैं तो नहीं गया. एसी को कौन ले गया? कौन है? विकी का क्या ले गया था? स्वप्निल भाई गए थे. ठीक है, स्वप्निल भाई या उन्होंने किसी को भेजा. अब जब भेजा तो क्या किया, फिर एसी को बाय किया. अब एसी को बाय करने के बाद में, एसी को बाय करने के बाद में तुमको क्या लगता है, फ्री में बाय किया कि उसके पैसे दिए? उसके लिए डिस्काउंट मांगा तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा. उस पर जीएसटी लगा. जीएसटी इज अ रिफंडेबल टैक्स, तो वो ऐड नहीं होगा, जिसका क्रेडिट मिल जाएगा. बट अगर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस रहेंगे तो क्या करेंगे? ऐड. अच्छा, फिर उसके बाद में वो वहां से एसी स्वप्निल भाई अपने हाथ में उठा के लेके आया, बॉडी बिल्डर है तो फिर ट्रांसपोर्ट कैरेज ऐड होगा. फिर पागल, उसके बाद में उसका इंस्टॉलेशन कराया, और उसके बाद में उसके साथ और एक इक्विपमेंट लगा कि वो उड़ ना जाए, उसको क्या कुछ तो बोलते हैं, स्टेबलाइजर. यस, सो स्टेबलाइजर भी ऐड किया, नई एक्सेसरी विच कैन ओनली बी यूज्ड विद दिस एसी. एग्रीड. तो वो दोनों क्या किए? ऐड. फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड किया कि नहीं किया? यस, बेस्ट है. ये एसी का हो गया. मतलब अप टू द टाइम, मतलब उसमें एएस में ऐसा लिखा है, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टिल द टाइम द असेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट उसको जिस प्रकार से यूज करना चाहते हैं, उस पोजीशन तक आने तक का सारा खर्चा क्या होगा? ऐड. सही. यस. तो जब ये ऐड हो गया, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं. सर तुम मैनेजमेंट का एग्जांपल क्या दे रहे हो? तो तुम्हें पता है मैं एक बार क्या हुआ, एक बार मतलब 1-2 दिन पहले क्या हुआ, मैं एक नर्सरी स्कूल में गया. नर्सरी स्कूल समझते हो क्या? बच्चों का स्कूल, बिल्कुल सही. तो उस बच्चों के स्कूल में ना एसी लगे हुए थे. बट तुम्हें पता है उन्होंने उस एसी को भी डेकोरेट किया हुआ था. उसके अंदर कुछ ये डायनोसर बना था. मतलब भेंडी कुछ भी सिखाते, डायनोसर काय है क्या, गाढव शिकवा काय पण शिकवतात. ठीक है, उधर डायनोसर था, उधर और कुछ कुछ अलग 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 चीजें थी. आजकल डुक्कर भी बहुत फेमस हो रहा था, डुक्कर भी लगा हुए थे. उसको पेपा क्या बोलते, पेपा पैग ऐसे कुछ तो वो बताया था. बट एनी विच वेज, तो छोड़ने यार, मैं कहाँ जा रहा है. तो वहां पर ये सब चीजें लगी हुई थी. अब ये उसके ऊपर चिपकाया हुआ था. अब तुम समझ रहे हो क्या, इधर नहीं लगाया हुआ है तो वो कॉस्ट इधर ऐड नहीं होगा. बट उधर के मैनेजमेंट इंटेंडेड के बच्चे देखने वाले छोटे छोटे, तो उनके लिए ऐसा कुछ बनाते हैं, तो वो कॉस्ट इंक्लूड होगी सर, एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट.
तुमने डेढ़ हुशारी नहीं करने की, मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं इसको खोल के लगाने का है तो खोल कर लगाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ, तो एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहां पर एसी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उन्होंने और कुछ इक्विपमेंट लगाए तो वो भी डालेंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टफ विच पीपल डू एनी विच वेज। आई वाज हियर कि आपको वहां तक ऐड करना पड़ेगा। तुम कभी वाटर पार्क गए हो? कौन कौन? सब गए वाटर पार्क? वाह वाह वाह। तो मुझे एक बात बताओ, जब वाटर पार्क पहली बार बना होगा तो तुम्हें क्या लगता है, उसका टेस्टिंग होता है कि डायरेक्टली तुमको बिठाया? हाँ, नहीं तो तुम गए ना तो डायरेक्टली वहां से उड़कर ऊपर, और नहीं तो मान लो कहीं पर कुछ स्क्रैच वाले आइटम रह गए ना तो फिर तुमको पता है नीचे आते वक्त देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, सो देयर हैज टू बी व्हाट, ट्रायल रन। सो बेटा जी, मिल्क में 1 लाख लीटर डाला वो टैंकर में, और 1 लाख लीटर के बाद में वो मिल्क एक साथ तुमने डाल दिया और भेंडी पता चला कि सारा मिल्क सड़ गया पूरा। तुम पता कितने का नुकसान हुआ? 1 लीटर का मिल्क 50 रुपीज, और 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50। ये बच्चा बोलता है अच्छा 1 लाख इंटू 50 इज 50 लैक्स, मे बी 50 लैक्स, यस 50 लाख रुपए का, गलती 50 लैक्स का नुकसान हो गया सर, यस और नो? तो बेटा जी ऐसा चलता है क्या? उसका पहले क्या करना पड़ता है? ट्रायल रन। सो राजा बेटा जी, ट्रायल रन एक्सपेंसेस क्या करते हैं? ऐड। बट ट्रायल रन में क्या होती है? जनरेट इनकम। तुम बोले कि कैसा इनकम जनरेट होती है? अबे एड़े खजूर, बहुत इजी है, इनकम तो जनरेट होगी ना, क्योंकि जो दूध थोड़ा सा चेक करोगे उसको फेंकोगे थोड़ी ना, बेचोगे। किसको बेचोगे? शायद इंसान कंजम्पशन के लिए नहीं और किसी पर्पस के लिए, तो उसको जब बेचोगे तो उसको क्या करोगे? उसकी सेल वैल्यू क्या करोगे? लेस। आशा करता हूं कि ये परचेस वाली चीजें आपको समझ में आ गई। बेटा जी अगर असेट के निर्माण के लिए ज्यादा समय लगता है तो उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट भी क्या होती है? ऐड, इफ एप्लीकेबल। बट परचेस असेट में जनरली ऐड नहीं होगी। बट बेटा जी अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट होगी तो उसके अंदर बेटा जी आपको कॉस्टिंग का फॉर्मूला लगाना है। कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या क्या करेंगे आप? पहले अरे क्या बोलते हैं उसको, कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करोगे। ओवरहेड, एग्रीड? कब तक? जब तक कि उस असेट का निर्माण रेडी नहीं कर देते हो। अब सुनो, तुम बिल्डिंग बना रहे हो, ये फालतू फालतू क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे पता है, इसलिए मैं तुमको अभी से ट्रेन कर रहा हूं। तुम बिल्डिंग बना रहे हो, राइट? बिल्डिंग बनाने के लिए अभी टाइम है। बिल्डर सोचता है क्यों नहीं इस जगह को मैं पार्किंग के तौर पर रेंट में दे देता हूं, तो वो रेंट की इनकम बिल्डिंग के कॉस्ट में से लेस नहीं होगी। You will ask me why? Because that income or that activity was not necessary to construct the building. That activity was not necessary to construct the building. Similarly, वहां पर तुमने लेबर के लिए हट्स बनाए और उनसे कुछ नॉमिनल चार्ज लिया, so that they are sincere enough about it. काम सही से करते रहे, नहीं तो बोले पड़े रहेंगे इधर ही, तो कुछ नॉमिनल चार्ज लिए, वो हट्स बनाए। तो हट्स का बनाने का खर्चा इज एडेड एंड एनी नॉमिनल इनकम विच यू आर डिराइविंग विल आल्सो बी सब्सट्रैक्टेड। कम से क्वेश्चन व्हाई? बिकॉज ये पूरी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, बट कई बार आपको यूज नहीं है तो आपने क्या कर दिया? उसको किसी को रेंट पर दे दिया। दैट रेंट इनकम इज वाज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो अदर इनकम में जाएगा। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पीपी। ये हुआ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के बारे में। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के बारे में गवर्नमेंट ग्रांट में आया, तो गवर्नमेंट ग्रांट में आपको मैंने 2 तरीके बता दिए। पीपी में से क्या करते हैं हम? लेस, या दूसरा क्या करते हैं? डीजीजी। ये तीसरा हिस्सा हुआ। चौथा और एक तरीका था, अगर आपको याद होगा, धुंधला धुंधला नहीं, तुमको क्या याद है? अमालगमेशन। अमालगमेशन में रूल ऐसा है एज पर AS 14, व्हेन अ पीपी इज एक्वायर्ड इट शुड बी एक्वायर्ड एट द फेयर मार्केट वैल्यू। विच वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू पर। व्हेन एन असेट इज एक्सचेंज फॉर एन अनदर असेट, then you should take the fair market value of the asset given up or asset acquired, whichever is clearly evident. अब जैसे मैं आपको ये मोबाइल आपसे खरीदता हूं, इसको कितने पर वैल्यू करता हूं? जो मैंने आपको दिया, what I have given. Say yes or no? But when I have given you gold and I have acquired something else, तो उस केस में असेट का वैल्यूएशन किस बेसिस पर किया जाए? So it should be done on the fair market value of the asset given up or asset acquired, whichever is more clearly evident. सो बेटा जी स्टेप नंबर 1 हो जाती है असेट का एक्विजिशन। असेट के एक्विजिशन के बाद में उस पर होते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस, या हम कहेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस। नाउ फ्यूचर एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन विच विल मेंटेन द कैपेसिटी ऑफ द असेट, मतलब आपने उसमें पेट्रोल भरा है, उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराया, दैट विल बी डेफिनेटली एंड ओनली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, राइट? अब जैसे इसका सर्विसिंग करा रहे हैं एसी का, इट विल बी ट्रांसफर टू वेयर? P&L अकाउंट। बट सपोज इफ वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द असेट, मतलब प्रीवियसली असेस्ड इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर हमारा बेनिफिट बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड दैट एडिशनल एक्सपेंडिचर टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिस AC हैज गॉट अ व्हाट आई कैन से compressor,
Now I want to increase the capacity of it because there is a very hot or whatever, I have increased the capacity. So I add 2 or 3 compressors more. In that case, I have increased the capacity, cooling capacity of the AC. In that case, my dear friend, it would be what? Added to the cost of PPE. So any additional expenditure which does not increase the capacity, future previously assessed future capacity, we will not add anything into it. But if it increases, then we will add into the cost of PPE. Now, boys and girls, when I move further, let's go and talk about the next part of the story, depreciation. Additional kharcha ho gaya. Now depreciation. Depreciation, they have not designed or they have not defined the method. So they have said that depreciation should be provided on an asset as per the pattern of consumption of economic benefit. जिस तरीके से आपको पैटर्न मिल रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट का, उसी पैटर्न में आप डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करोगे. यहां पर एक और चीज है कॉन्सेप्ट, और वो है एडिशनल कंपोनेंट डेप्रिसिएशन. क्या बोला मैंने? कंपोनेंट नहीं, एडिशनल नहीं, कंपोनेंट डेप्रिसिएशन बोलेंगे. कंपोनेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है कि पहले वाले एएस में ऐसा था कि राजा बेटा जी कोई एसेट है उसको हम पूरा का पूरा एक साथ ही डेप्रिशिएट कर देते. जैसे एक प्लेन है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन का इंजन, एरोप्लेन की क्या बोलते हैं उसके आउटर बॉडी, और एरोप्लेन की बाकी की चीजें क्या बोलते हैं उसको, सीट, लेदर कवर, ये सब चीजें, ये हम सब एक साथ ही डेप्रिशिएट करते हैं. बट ऐसा नहीं है, तीनों की लाइफ अलग अलग है. जैसे अगर आप देखेंगे कोई कन्वेयर बेल्ट है जहां पर सीमेंट बनती है, कन्वेयर बेल्ट है जहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. कन्वेयर बेल्ट समझता है तुम्हें, जो ऐसा मूव ऑन होते रहता है, एयरपोर्ट पर जाते हो तब देखते हो ना ऐसा, वो एक बेल्ट मूव ऑन होते रहता है, वो कन्वेयर बेल्ट होता है. अब बेटा कन्वेयर बेल्ट की लाइफ अलग होती है और बेटा जी आपके असेट की लाइफ अलग होती है. तो बेटा जी जब ऐसा बोला जाता है कि एक असेट जो कि बहुत सारे पार्ट से एक असेट बनती है, और अगर अलग अलग पार्ट्स जिसकी वैल्यू टू द ओवरऑल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इज अ साइजेबल पोर्शन, इज अ साइजेबल पोर्शन, मतलब अगर हम बात करेंगे कन्वेयर बेल्ट, इन द केस ऑफ दैट होल सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट की कॉस्ट बहुत अच्छी खासी है, साइजेबल कंपोनेंट है वो, और उसकी लाइफ अलग है और बाकी की एसेट की लाइफ अलग है. सो बोथ शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली. इसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट अकाउंटिंग. इज दैट ओके? कंपोनेंट अकाउंटिंग में और एक चीज है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, फ्लाइट में, एरोप्लेन्स में देयर इज इंस्पेक्शन कॉस्ट, क्योंकि बिना इंस्पेक्शन किए एरोप्लेन को उड़ने देना मतलब देयर इज डेंजर. बिकॉज अगर ऊपर एरोप्लेन बंद पड़ गई तो क्या करोगे? डायरेक्ट नीचे आएगी. इससे अच्छा क्या है कि उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए. दे शुड हैव फिटनेस सर्टिफिकेट. सो एवरी 3-4 years दे शुड हैव अ फिटनेस सर्टिफिकेट डन. डू यू एग्री? सो राजा बेटा जी मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट लिया 4 सालों का, सो पहले तो वो असेट की कॉस्ट में रहता है, बट जैसे आगे चलकर लिया तो पहला वाला फिटनेस सर्टिफिकेट का जो कॉस्ट था उसको डी रिकॉग्नाइज करते. डी रिकॉग्नाइज मतलब बाहर निकालना, और नई वाली कॉस्ट को क्या करना? रिकॉग्नाइज करना. मतलब क्या करना? ऐड करना. इज दैट ओके? सो बेटा जी मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, डेप्रिसिएशन आराम से हम कर लेंगे. और मैंने दूसरा क्या बताया? इंस्पेक्शन कॉस्ट वगैरह के बारे में भी बताया. इंस्पेक्शन कॉस्ट वगैरह भी हम क्या करेंगे? एक सेपरेट कंपोनेंट मानकर चलेंगे. इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब जो 3-3, 4-4 साल के लिए आप वन टाइम पेमेंट करते हो ना, हर बार असेट को यूज करने के लिए. जैसे आपको ये बताता हूं, आपने उड़न खटोला सुना है क्या? लिफ्ट सुनी है क्या? लिफ्ट के लिए यू हैव टू गेट इट डन इंस्पेक्टेड. फिटनेस सर्टिफिकेट होता है. जब आप कभी अगली बार लिफ्ट में चढ़ो तो आप देखना वहां पर कि उसका ये फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा रहता है, उसके लिए पैसे लगते हैं. तो बेटा जी वो फिटनेस सर्टिफिकेट के जो एक्सपेंसेस है ना, वो अलग से डेप्रिशिएट किए जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपीई ओनली ना. ये उड़न खटोले को क्या बोलते हैं अपन? केबल कार. केबल कार कुछ बोलते हैं. अभी नहीं जाती गाँव में केबल कार, है ना? तो उसके लिए भी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आफ्टर एवरी 2 years 3 years. तो वो क्या होता है कि वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट की जो कॉस्ट है जिसके अंदर वो चेकिंग होती है, तो वो हर बार क्या होती है? ऐड होती रहती है. डैम्स का कितनी बार फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है कि वो वॉल फिट है कि नहीं है. वो मोरबी ब्रिज में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था, और वो अलग आदमी से वो रिपेयर करवा कर लिया था, फिर वो झोलझाल हुआ था. राइट? तो ये सभी फिटनेस सर्टिफिकेट जो होते हैं ना बेटा, ये कॉस्ट में अलग से डेप्रिशिएट किए जाते हैं, ऐसा बताया गया. कंपोनेंट्स हो गया. रोपवे बोलते हैं. यस, वेरी गुड. हेलीकॉप्टर, वेरी गुड, होशियार. अपना अभी कहां तक पहुंच गया बेटा जी? कंपोनेंट पर पहुंच गया. अभी कंपोनेंट के बाद में राजा बेटा जी मैं आपको बताऊं, असेट को रिवैल्यू भी कर सकते हैं. ध्यान रहे, असेट को, क्लास ऑफ द असेट पूरी हमेशा रिवैल्यू होगी. क्लास ऑफ द असेट रिवैल्यू होगी, मतलब बिल्डिंग एक क्लास है, राइट, जिसका पर्पज यूज सेम है, उसको एक क्लास ऑफ असेट बोलते हैं. बिल्डिंग के अंदर भी फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग के अंदर भी कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है. तो जो बिल्डिंग एक क्लास में बैठती है, एक क्लास में बैठती है मतलब जिसका पर्पज, यूज, रिस्क सब सेम है, उसको एक क्लास ऑफ बिल्डिंग बोलेंगे. अब वो क्लास ऑफ असेट बोलेंगे. उसका डेप्रिसिएशन
एक मेथड से होगा, ये तो ठीक है, बट साथ साथ अगर रिवैल्यूएशन किया तो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि पुणे के एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ, गुड़गांव की नहीं हुई. अगर बोथ बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एसेट देन बोथ वुड बी रिवैल्यूड. से यस और नो? बेटा क्लास को समझना बहुत जरूरी है. तुम्हें पता है टाटा मोटर्स के पास दो टाइप के कार्स है. एक उनके एम्प्लॉइज के लिए मूवमेंट के लिए कार है, और एक कार ऐसी है जो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं. वो तो उसको बड़ा रफ यूज करते हैं, उसको ऐसे एक्सीडेंट के लिए भी उसको पुश कर दे, राइट? तो वो कार भी उनके एसेट है जिसके ऊपर वो टेस्टिंग करते रहते हैं. ध्यान से रखना, समझना बेटा, दोनों कार्स अलग क्लास है. कार होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर पर्पस यूज क्या है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना. एग्रीड? तो उसके बेसिस पर क्लास आता है. तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन मेथड यूज किया सो आपको उस क्लास की जितनी भी एसेट है सभी को रिवैल्यू करना पड़ेगा. तो रिवैल्यूएशन इज मैंडेटरी नॉट फॉर ऑल द एसेट्स, इट इज मैंडेटरी फॉर दैट क्लास ऑफ द एसेट. Is that okay? And revaluation should be done with sufficient frequency so that it represents the market value. मैंने मेरे रियल लाइफ में आज तक किसी एंटिटी को देखा नहीं रिवैल्यूएशन करते हो, क्योंकि उसका फायदा नहीं है. रिवैल्यूएशन के पैसे गिनने पड़ते, कोई क्यों करेगा? तो जनरली लोग उसको किस पर कैरी करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर. और जब कभी भी अमाल्गमेशन कुछ करना है तो ड्यू डिलिजेंस में उसकी रिवैल्यूड अमाउंट निकाल देते हैं. उस समय एक बार पैसा देंगे ना, बार बार क्यों करने का? बट एनी विच वेज, सो रिवैल्यूएशन का एक अकाउंटिंग तरीका है, उसके अंदर ग्रॉस अप्रोच है और एक नेट अप्रोच है. वो मैं आपको समझा दूंगा. एक में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स होता है और एक में दोनों को रीस्टेट करते हैं. तो वो समझा दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब. इसके अलावा राजा बेटा जी आपको थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो असेट की स्क्रैप वैल्यू चेंज हो सकती है, असेट की यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है. तो राजा बेटा जी उसको बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट, और उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव दिया जाता है. तो मेथड चेंज हुआ, इट इज अ चेंज इन एस्टिमेट. अगर आपका कॉस्ट चेंज हुआ तो रिवैल्यूएशन का अभी मैंने बताया. अगर उसका स्क्रैप वैल्यू चेंज हुआ तो इट इज अ चेंज इन एस्टिमेट. से यस? ऑलराइट. अब बेटा जी है डी रिकॉग्निशन. डी रिकॉग्निशन मतलब क्या? या तो असेट खराब हो जाएगी, या तो असेट क्या कहते हैं उसे, सेल कर देंगे. तो एक हो गया स्क्रैप और एक हो गया सेल कर दिया. इन बोथ द केसेस असेट शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड एंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन सच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी P&L अकाउंट. आशा करता हूं कि ये मैंने एक ब्रीफ में आपको समरी बताई. ब्रीफ तो काई की बताई, काफी देर से बड़बड़ कर ही रहा हूं मैं. अब मुझे लगता है अपन क्वेश्चन के पास चलते, क्योंकि यार अभी मैराथन में है ना, ज्यादा बोल बच्चन गिरी नको. डायरेक्टली अपन काय करायला पाहिजे? क्वेश्चंस. क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है? क्वेश्चंस. बाकी तुमको तो पता है, तुम बोल बच्चन में इतने होशियार है. अगर बोल बच्चन आए तो तुम तुरंत करके आ जाओगे. जिसकी दीवानी हर ब्रिज की बाला कृष्णा है. अरे वो प्रियेश शर्मा कितनी बार हाय बोल रहा है? एक बार हाय बोलो ना कोई तो. अच्छा शरद ने हेलो बोला, गुड. बेचारे बच्चे है ना, आ जाते हैं भूले भटके. चलो किसी से बात कर लेते हैं. मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, आर वी देयर? तो चला इसका कार्यक्रम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ले लेते पहले. जो है अलबेला मद नैनो वाला. पढ़ते. दीन बंधु लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेस अ स्पेसिफिक मशीन, वाओ, to be installed in department A in 2 months time. Special foundation were required for the plant which were to be prepared within this supplied lead time. The cost of site preparation and laying the foundation is 47,290. क्या करते हैं इसको? Add. These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose. 15,000 per month. 15,000 into कितना महीने तक काम चला बे? हाँ 2 months. So 15,000 into what? 2 months. Say yes. आगे बढ़ते. क्या है फिर नेक्स्ट? ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? द टेक्नीशियन सर्विसेज वर गिवन टू द डिपार्टमेंट ए बाय डिपार्टमेंट बी विच वर बिल्ड एट द सर्विसेज 16,500 पर मंथ आफ्टर एडिंग 10% प्रॉफिट मार्जिन. बेटा ध्यान से सुनना, प्रॉफिट मार्जिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ऐड करना अलाउड नहीं है, आपको कॉस्ट लेना है. तो बेटा जी कैलकुलेटर पर लो. 16,500 डिवाइड बाय 110% इंटू 2 months 30,000. हे काय केलं कळालं का? कॉस्ट पे कन्वर्ट किया बे. 16,500 10% ऐड करके आया ना, उसको कॉस्ट पे ऐड किया, कॉस्ट पर किया. द मशीन वॉज परचेज 52,78,000 इंक्लूडिंग जीएसटी. जीएसटी माइनस होगा. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होगा. पर दिया नहीं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है.
अच्छा, इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी की अमाउंट किधर दी है? अच्छा, डीएसटी की अमाउंट नहीं दी है, बोले तुम समझो. An architect was engaged at a fee of rupees 10,000 to supervise machinery installation. Add also payment under the invoice was due in 3 months. However, the company made the payment in 2 months. The company operates on a bank overdraft at 11% per annum. बशी घ्यायचं, ह्याला काहीच विचार नाही करायचं. इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लिया जाएगा. क्वालिफाइंग असेट के हिसाब से ही, बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से ही हम इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर सकते हैं. तो ये जरा देखते हैं क्या. पहले हम क्या लेंगे? 52,78,000. GST not adjusted since rate and input tax credit availability not given. फिर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट दिया हुआ है, फिर टेक्नीशियन सैलरी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, आर्किटेक्ट फीस दिया हुआ है. ये वो 30,000 क्यों नहीं लिया रहे? एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जो खर्चा किया वो. टैक टैक ऊपर का नीचे दिया. These activities were supervised by technician during the entire period who is employed for this purpose. 15,000 per month. The technician services. बाप रे बाप, कितना भिखारी एग्जामिनर है रे. राम. मतलब भाई साहब ये दोनों लाइनें सेम है. ये इधर ऊपर जो 15,000 दिया है ना, ये टेक्नीशियन का ही दिया है. ये अपनी इंग्लिश चेक कर रहे हैं. दे आर नॉट चेकिंग आवर अकाउंटिंग नॉलेज. अपन ने क्या सोचा कि दो अलग अलग आइटम है. ये इधर टेक्नीशियन है ना, फिर क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन की सर्विसेज है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा है 10% ऐड कर. तो हमने पहले ही ऑलरेडी 30,000 ऐड कर दिया ना, तो दोबारा ऐड करेंगे तो वो 2 बार हो जाएगा. तो ऐड नहीं करना है. वाह, ऐसा कौन करता है इंस्टीट्यूट पाप? कभी तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे सही करने के लिए. तो कितना आएगा? 53,83,880. डू यू ऑल एग्री? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इसमें? 10 देख लेते. जीवन परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम कृपा लिमिटेड ऑन 31/8/2017. कोटेड प्राइस वाज 275. The vendor offers 2% ट्रेड डिस्काउंट. 2% ट्रेड डिस्काउंट ऐड होगा. जीएसटी ऑन कोटेड प्राइस. इनके बाप दादा का राज है, कोटेड प्राइस पर जीएसटी ले रहे. बट ठीक है, अब मैं क्या करूं? ले रहे तो जीएसटी क्या करेंगे? ऐड. कोटेड प्राइस पर नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद में होता है. अच्छा, मैं आपको एक बात पूछूं क्या? ये अगर इनपुट क्रेडिट मिल रहा रहेगा तो इसको ऐड करते क्या? कैलकुलेट भी मत करना, खुली आंखों से इग्नोर करना जैसे वो करती है. फिर जीवन लिमिटेड स्पेंड 60,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ऐड क्या? 45,000 for architect fees. Add. They also spent 15,000 for material. Add. 10,000 for labor. Add. 4,000 as overhead for trial run. Add. The machine was ready on 15/1, but it was put to use on 15/3. Find out the original cost. इसका कोई लेना देना नहीं है. समझे? Zoom 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 zoom. देरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं है. मुझे एक बात बताओ, जीएसटी का क्यों नहीं लिया बे? जीएसटी का क्यों नहीं लिया? हाँ, तो अपन ने नोट लिखने को ना, क्या नहीं लिखने को ना? यस. तो अपन क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे क्या? हाँ, जीएसटी इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, त्यामुळे ऍड नाही केलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 8. List price of the machine. Add. Import duty. Add. Delivery fees. Add. Electrical installation cost. Add. Pre-production. Add. Purchase of 5-year maintenance. अच्छा, नीचे क्या है? Trade discount. No. नहीं, लेस करेंगे. Settlement discount. No. ये बगा. ये मुझे बताओ, मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों नहीं ऐड किया? मेंटेनेंस कॉस्ट. Maintenance cost is a separate contract. Yes or no? It is not mandatory to buy maintenance contract. अगर ऐसा है तो it would be treated as a separate contract. But if it is mandatory to buy along with the PP, then it would be added to the cost of PP. है ना? Yes. चलिए बेटा जी, अभी कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे? 8, 9, 10 हो गए. अभी हमको चलना है 14 के पास. हाँ सर, बताओ मुझे. इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, बिल्कुल सही है. और क्या क्या लगता है? सो कॉस्ट ऑफ द प्लांट लेंगे. इनिशियल डिलीवरी ऐड. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड. कंसल्टेंट यूज्ड ऐड.
इंटरेस्ट चार्जेस इल्ले, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड होगा, ये मैंने बताना रह गया, बट डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज एडेड। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन इग्नोर, ये नहीं होगा कुछ। तो बेटा जी कितना अमाउंट यही आ रहा है क्या सर? है तुमने आंसर देखा इसका, चेक किया कितना आ रहा है? 86 लाख आ रहा है क्या? अच्छा 14 के बाद में 18, ठीक है ये भी देखते हैं। बेटा पहले प्रीत लिमिटेड इंटेंड्स टू सेट अप अ स्टील प्लांट फॉर विच इट हैज एक्वायर्ड डाइलिपिटेड फैक्टर हैविंग एन एरिया ऑफ 5000 एकड़ एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000 पर एकड़। मतलब आपने कोई ऐसी एक जगह ली है जो थोड़ी सी उबड़ खुबड़ है। प्रीत लिमिटेड हैज इनकर्ड 1.10 करोड़ ऑन डेमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग देयर ऑन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फिनिक्स मॉल बना मुंबई का, या फॉर दैट मैटर आपने कोई एक बिल्डिंग बनाई, तो बेटा बिल्डिंग बनाने के पहले मैं आपको बताऊं वहां पर जो जमीन थी वो पूरी ऊपर नीचे थी, स्लोप में थी, उसको लेवल किया, वो कॉस्ट ऐड होगी कि नहीं होगी? अबे कॉमन सेंस है। तो जो चीज आपने खरीदी उसमें फैक्ट्री थी, तो अब अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो पुरानी वाली चीज को हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर किसी आदमी ने आकर इस एरिया को बाय किया तो इस एरिया को एज इट इज बाय किया, अगर इसको चेंज करना है, कोई दूसरा कुछ करना है, तो इसको फॉर एग्जांपल इधर जिम बनाना है तो इसको तो पहले चेंज करना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट ऐड होती है बेटा, है ना? तो पुरानी चीज है ऐसा कुछ नहीं, तुमने जिस परिस्थितियों में उसको बाय किया तो उसका डिसमेंटलिंग का कॉस्ट ऐड होगा, ठीक है? तो वो ऐड होगा। A sum of 63 lakh including 5% GST was realized from the sale of material salvaged from the site। बेटा जी ये इनकम भी जो है वो क्या करनी पड़ेगी? माइनस। बोलो हाँ। आगे प्रीत लिमिटेड इनकर्ड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड, कंसल्टेंसी चार्जेस ऐड, 1,25,000 ऑन टाइटल गारंटी इंश्योरेंस ऐड। एक काम करो अभी 5,000 इंटू 60,000 पर एकड़, कैलकुलेटर पर बैठ नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। फिगर्स इन क्रोर्स और व्हाटएवर हम इधर लिख देंगे क्या? हाँ 30 करोड़ से क्या, और 3,000 लाख से क्या, ठीक है। और बेटा जी स्टैम्प ड्यूटी ऐड किया, लीगल कंसल्टेंसी ऐड किया, टाइटल गारंटी इंश्योरेंस ऐड किया, डेमोलिशन एक्सपेंसेस नेट ऑफ सैलवेज। अब ये कैसे निकाला? 110 लाख डेमोलिशन एक्सपेंसेस था क्या, ये 110, और बेटा जी उसमें से हमने माइनस क्या किया? 60 क्यों? क्योंकि राजा बेटा जी नेट ऑफ जीएसटी हमें लेना है, हो नहीं मेरे रसगुल्ले? सो हमने कितना माइनस कर दिया इसमें से? 60 लाख माइनस कर दिया, तो बेटा जी हमारा कितना है? 50, और हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड मिल गया। से यस, पॉइंट क्लियर ना? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ बेटा? 18 सेक्शन 2 में आए अभी हम, 4 से करते शुरू। बेटा 4 देखो एक बार आंसर निकालो, फटाफट फटाफट आंसर निकालो। क्या आंसर है? ओके चेक कर लेते। 46,60,000। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार। $21,000 आएगा क्या? बेटा जी लेबर कितने हैं? 600 मैन आवर्स है, उसमें से इंस्टॉलेशन के लिए कितने हैं? 200। सो 66,000 डिवाइड बाय 600 इंटू 200 कितना आ रहा है? 22,000। 22,000 ऐड होगा क्या?
स्पेयर पार्ट्स एंड टूल कंज्यूम्ड इन इंस्टॉलेशन 6000 ऐड होगा. टोटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर टाइम स्पेंट फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25% ऑफ द टोटल टाइम वर्क. 24,000 इंटू 25%, 6,000 ऐड होगा क्या? टोटल एडमिन एक्सपेंसेस 110 रिलेट्स टू प्लांट इंस्टॉलेशन. 32,000 का 110, 3,200 ऐड होगा. टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन 23,000 ऐड. कंसल्टेंसी चार्जेस ऐड. डेप्रिसिएशन ऑन असेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऐड. ये डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया क्या? एक आधी क्रेन यूज करी आपने तो उसका डेप्रिसिएशन जो है वो इधर ऐड होगा. सो बेटा जी क्या वैल्यू है 5,42,200. तुमने पक्का मैच किया ना बे? क्या आंसर देख देख के बता रहा कमी ने? देखा कैलकुलेटर पर? तूने किया ना? क्या बेटा? कौन सी डिले कॉस्ट? The machine was ready to use on, but due to this delay, further cost of 19,000 was incurred. No, delay cost is not. देखो क्या है? The machine was ready for use on 15th January, but used from 1st January. हमारा रूल क्या है? Any cost which is incurred till the time the asset is ready for its intended use, we should add till that point. Let me give you an example of that. Suppose your asset was ready for its intended use on March 2020, but thereafter Corona came up, and for that you had to protect it. But it was already ready for its intended use, but you had to protect it for the simple reason there was a lockdown. Now you cannot add that cost because that was not intended for its use purpose. उसके बिना भी हो सकता था ना. रसगुल्ले को बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. Chandra Towers Limited purchased a plant from Tata Mako. क्या नाम है? 39/2017 with a quoted price of 180 lakhs. आगे क्या बोल रहे बेटा फिर? With a condition that discount of 12.5%, 1.25% will be allowed if the payment were made within one month. हमें इसका कोई लेना देना नहीं है. GST is 18% on the quoted price. Full input tax credit is available. CTL incurred 2% transportation cost and 3% on erection cost of the quoted price. Pre-operative cost amounted to rupees 1.5 lakh. The machine was ready for use on 30th December. However, it was put to use. However, when it was put to use is not important. Depreciation भी तुम्हारी चालू हो जाएगी when the asset is ready for or available for use. Put to use अभी concept निकल गया. So मुझे जल्दी से बताओ कितना कितना लेंगे? 180. फिर ये डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं. जीएसटी का कोई लेना देना अगर पूरा इनपुट क्रेडिट है तो नहीं. 2% ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड 3% ऑन इरेक्शन कॉस्ट ऑफ कोटेड प्राइस. लो बेटा कैलकुलेटर पर 180 इंटू 5% डायरेक्टली ले लू क्या? कितना आ जाएगा? 9 लाख. सो बेटा जी ये देखो इधर 180 जीएसटी कुछ भी नहीं, 3.6 और 5.4 इज 9 हो गया क्या? आगे क्या बोला बेटा? प्री ऑपरेटिव कॉस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 1.5 लाख. नाउ बेटा जी प्री ऑपरेटिव कॉस्ट मतलब उसको शुरू करने के पहले की कॉस्ट. सो राजा बेटा जी वो कितनी? 1.5. ये टोटल ऐड कर लेंगे क्या? 190.5. सो राजा बेटा जी इसके साथ हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6. अभी बेटा जी 7th है हमारे पास. देख लो एक बार. चीप है ये, सेम है. डेट ऑफ पेमेंट भी दिया रहता तो सर वो कैश डिस्काउंट रहेगा, वो इंटरेस्ट डिस्काउंट है, उसको कहीं को लेंगे. समझे कि नहीं पुट्टे? ऐसा क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन के बच्चों तुम बात क्यों नहीं करते मेरे साथ कभी? साले आ जाते हो सिर्फ देखते रहते हो. पता नहीं मेरे को भी देख रहे हो कि कहीं और जाके आ जाते हो. ये मेरे को चैट क्यों नहीं दिख रही? विनय लोहिया पूछ रहे सर ब्रांच अकाउंट आज करवाओगे क्या? बाबा ऑलवेज एज आर हार्ट. अच्छा आज थोड़ा सा बात कर लो यार, मैं थक जाता हूँ अभी. बोर बोर होता है फिर, बात करने की इच्छा हो रही है. 7th वाला हो जाएगा बेटा. 7th वाला इजी था. देखो प्राइस 370.44. ओके आफ्टर चार्जिंग जीएसटी. बेटा जीएसटी को क्या करेंगे? रिवर्स एंड गिविंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द कोटेड प्राइस. सो बेटा मुझे पहले बताओ क्या होगा? 100 में से पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ होगा और फिर जीएसटी ऐड हुआ होगा. सो एक बार कैलकुलेटर पर लो. 100 डिवाइड बाय माइनस 2%, 98 आया. 98 इंटू 8% प्लस करके हमने निकाला 105.84. बोला हाँ भैया नहीं. सो बेटा जी अभी हमारी प्राइस कितनी है? 370.44. देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं, अगर किसी का 98 कॉस्ट है तो उसका इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है?
105.84 प्रोवाइडेड जीएसटी इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन कोटेड प्राइस। मैं जो लिखा हूं बराबर है क्या? कैसे निकाला? 100 लिया पहले, 100 माइनस 2% ट्रेड डिस्काउंट, तो 98 आया। 98 पर मान लो जीएसटी लगा होगा तो 105.84 है। सो बेटा जी अब मुझे बिफोर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली चीज चाहिए, तो कैन आई नॉट से कि मैं इधर लिख देता हूं 370.44? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 370.44 इज आफ्टर चार्जिंग जीएसटी एंड गिविंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द कोटेड प्राइस। बराबर है क्या नहीं है? सो बेटा जी मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 370.44 इंटू 98 डिवाइड बाय 105.84 कितना आ रहा है? 343 आ रहा है क्या? अब 343 डिवाइड बाय 98% किया तो 350 आ गया। तो अब वो 350 से भी शुरू करेंगे तो तुमको डर नहीं है। ये देखो 350 फिर कितना लेस किया? 2% ट्रेड डिस्काउंट। मैं डायरेक्टली 343 बता रहा था आपको, तो 343 कैसे लेना समझ में आया? तो 100 के बेसिस पर काम करके करना। आगे बढ़ते। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1% ऑन द कोटेड प्राइस। हाँ अब इसके लिए कोटेड प्राइस निकालनी पड़ेगी, 343 से काम नहीं चलेगा। सो 350 इज द कोटेड प्राइस। 350 का कितना परसेंट बेटा जी? 1%। कितना आएगा बे? 3.5। और 0.25% ट्रांसपोर्टेशन कितना आएगा? 0.875। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ट्रायल रन 35,000 ऐड 25,000 वेजेस ऐड ओवरहेड ऐड द मशीनरी वाज रेडी फॉर। ठीक है तो देख लो बेटा 0.875 ट्रांसपोर्टेशन ऐड, इंस्टॉलेशन ऐड, एक्सपेंसेस ऑन ट्रायल रन ऐड, एंड दिस इज व्हाट द आंसर इज। और ये सारी चीजें ऐसे ऐड किया। ये क्वेश्चन को लिखकर रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कौन सा हुआ बेटा जी? 7th के बाद अब मुझे लेना है 14। देख लो बेटा मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए आपको। थोड़ा सा धीरे धीरे चलते बेटा, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड मेरे को ऐसा लगता है कि खत्म कराना है। कितने मस्त है यार। चलिए 14th हो पाएगा क्या? आंसर निकला बेटा? कितना है? 1,61,55,000। यस 1,61,55,000 बराबर है बेटा। इसके बाद में ये कौन सा हुआ? 14 के बाद मेरे पास है 19 और फिर 26। बेटा अच्छी पे रहे, जल्दी खत्म करो यार बस, देखा नहीं जाएगा। $46 लाख 46,60,000। यस बिल्कुल सही जवाब। हाँ अगला क्वेश्चन कौन सा था? बेटा किया था हमने, देख लो एक बार, और नहीं तो हो जाएगा। तो बेटा जी कॉस्ट का तो काम आपका हो जाएगा। विल यू बी एबल टू डू इट? ध्यान से सुनना, मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मुझे इस बार जो अपेक्षा है आपके एग्जाम में, मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन पर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से कर कर जाना। अब बेटा जी मैं आपसे अगला कराऊंगा रिवैल्यूएशन को, डेप्रिसिएशन कर लेते बेटा, डेप्रिसिएशन और चेंज इन एस्टिमेट। सो बेटा हमारे ये तो हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चंस वी हैव डन। नाउ बेटा जी डेप्रिसिएशन 12 6 और 23 और 17, क्योंकि वो भी चेंज इन एस्टिमेट है, बोथ वी विल हैंडल इट टुगेदर। सो बेटा जी 12 and 6 इज व्हाट वी सी। हाँ
नाउ बेटा जी, ए लिमिटेड following asset purchase following asset, calculate depreciation for the year ending 31st March 2020 for each asset as per AS10. Machinery purchase for 10 lakhs on 1st April, residual value after life of 5 years based on 2015 price is 10 lakhs. So बेटा जी मुझे बताओ 10 lakhs minus 10 lakhs, 10 लाख minus 10 लाख कितना आ रहा है? जीरो. There is no depreciable value, so no depreciation. ऐसा होता है AS10 में. अगर स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट में फर्क नहीं है तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं होगी. सो बेटा जी, ये केस 1 ये देख लो. द कंपनी कंसीडर्स दैट रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइसिंग प्रिवेलिंग एट द बैलेंस शीट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज करेक्टली कैलकुलेटेड एज 0. सो बेटा जी पहला वाला सही है क्या? लैंड फॉर 50 लाख, नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिकॉज इट डज नॉट हैव लाइफ, इट हैज गॉट अनलिमिटेड लाइफ. A machinery constructed for 5 lakh for its own use, useful life is 10 years. Construction is completed on 1st April, but the company does not begin using the machine until 31st March 2020. बेटा मशीनरी कंस्ट्रक्ट की कितने की? 5 लाख. कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1st April, but it does not use until 31st March 2020. उससे कोई लेना देना नहीं है. अपन डेप्रिसिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस. सो बेटा जी कैलकुलेटर पर लो, 5 लाख डिवाइड बाय 10 years कितना आएगा? 50,000. सो बेटा जी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, अमाउंट नहीं कैलकुलेट की. The fact that machine was not used for the period after it was ready for use is not relevant considering when to begin charging depreciation. और मैंने ये बताया था ना, when it is available for use से depreciation शुरू हो जाएगा. तो आप कैलकुलेट करके भी दिखा देना depreciation कितना आएगा? 50,000. Machinery purchased on 1st April for 50,000 with useful life 5 years and residual value nil. On 1st April 19, management decides to use these assets for further 2 years. For further 2 years only. तो बेटा जी आप मुझे बताओ, नहीं क्या हुआ? मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st April 17 with useful life of 5 years and residual value nil on 1st April 19. Management decides to use these assets for 2 years only. मतलब सिर्फ 2 साल यूज करने के लिए एसेट किया है. ऐसा होता है बेटा जी. जैसे लैपटॉप की आपके लिए लाइफ अलग होगी, बट टीसीएस के लिए लैपटॉप की लाइफ अलग है. Why? Because they have to change it so that they see it कि भाई साहब they are always upgraded to the latest technology and latest softwares and latest hardware. तो वहां पर उनका 2 साल के बाद में लैपटॉप को चेंज, ऐसा होता है रूल. सो बेटा जी यहां पर 2 साल है, तो हम कितने में उनको डिप्रिशिएट करेंगे? 2 साल. आपको लाइफ ऑफ एन असेट यू कैन नॉट से दैट इट वुड बी सेम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. लाइक मिलिट्री विल यूज अ ट्रक और अ कार फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओनली. सिमिलरली अ हॉस्पिटल विल यूज एन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओनली. एग्रीड? यस. सो बेटा जी 50,000 डिवाइड बाय 2 कितना डिप्रिसिएशन आ जाएगा? कितना? नहीं ये क्या किया इन्होंने? कुछ मिस हो रहा है क्या? नहीं रे, क्या गड़बड़ हुई मैं बताता हूं. क्वेश्चन में कॉमा वॉमा है ना, डाले नहीं कमीने ने. तुम्हारी गलती नहीं है ना मेरी है. हमने इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया था पहले कि एसेट खरीदी है 50,000 की, उसकी यूजफुल लाइफ है 5 years, बट मैनेजमेंट इसको 2 साल में डिप्रिशिएट करेगा. वैसा नहीं है क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा है एंड रेसिडुअल वैल्यू नील, फिर ये इधर फुल स्टॉप है ऐसा, फिर ओ बड़ा होना चाहिए था, इधर फुल स्टॉप है, इधर फुल स्टॉप है, फिर ओ बड़ा होना चाहिए था. ऑन 1st April 19 मतलब 2 साल बाद मैनेजमेंट डिसाइड्स टू यूज दिस एसेट फॉर फर्दर 2 years ओनली. तो बेटा हम कैसे करते? पहले 2 साल यूज हुई है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना? 10,000. सो 10 और 10,000 मतलब 20,000 लेस हुआ, तो WDV कितनी आई? 30,000. अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 2 years. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 years से, और अब डिप्रिसिएशन कितनी होगी? 15,000 बोला पड़ा हो गया. ठीक है, ऑल राइट. सो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 12. अभी 6 देखना है. 6 क्या हुआ? कौन सा 6 कब हुआ? पढ़ बे. The property costing 10 lakh was bought in 2021. It is estimated that its physical life is 50 years. However, the company considers that it is likely that it will sell the property after 20 years. The estimated residual value after 10 years time based on 2021 prices is 10 lakh, no depreciation. बोलो हाँ. 9 lakh, 1 lakh पर depreciation होगा, डिवाइड बाय 20 years 5,000. अभी मैं इतना फास्ट कर रहा हूं, करो ना यार. 10 लाख माइनस 9 लाख, 1 लाख बचा. 1 लाख डिवाइड बाय 20 साल कितना आएगा? 5,000. सुस्त मुर्गे. ये 5,000 और पहले वाले का क्या है? नो डिप्रिसिएशन. बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6.
अब 23 एंड 17 सेकेंड ग्रुप के मम्मी मम्मी पापा 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 क्या बेटा? हाँ ये पिल्ले 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 कच्चा लिंबू. एंटिटी ए परचेस एन असेट ऑन 1 जनवरी फॉर 1 लाख एंड द असेट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू नील. फिर वापस 1 जनवरी 2005 मतलब 4 साल बाद, राइट? द डायरेक्टर्स रिव्यूड एंड एस्टिमेटेड दैट कि इसको 4 साल में ही हम खर्चा कर देंगे. तो लो कैलकुलेटर पर 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10,000 आएगा. 10,000 इंटू 4 40,000 आएगा. सो 40,000 पहले डिप्रिशिएट हो चुका है. अभी वैल्यू कितनी रही WDV? 60,000. 60,000 डिवाइड बाय 4 ईयर्स, क्योंकि रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज 4. सो कितना आएगा? 15,000. ये ले बे. ठीक है. 17 के बाद में कौन सा? 23. एक बार करेंगे बेटा इसको. जैन 21 में हुआ है. क्या आंसर आ रहा है क्या? बेस्ट है. थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच. A Limited purchased an asset on 1st April 2014, 5 lakh and assets useful life of 8 years with nil residual value on 1st April. ये तो वही है. Life of the asset and decided that asset would probably be useful for further 2 years with residual value of 5% of the original cost. पहले nil residual value थी, है ना? So calculate the amount of depreciation. तो करे क्या? पहले लो 5 lakh divided by 8 years. 5 lakh divided by 8 कितना आएगा बेटा जी? 62,500. फिर बेटा जी 14 के बाद 15. तो मैंने क्या करना है? 2019 माइनस 2014 मतलब कितने साल हो गए? 5 साल गए. सो बेटा जी 62,500 इंटू 5 इतना डिप्रिशिएट हुआ था. 3,12,500 माइनस 5 लाख किया तो कितना आ गया? 187,500. ये WDV है क्या? अब बेटा जी उन्होंने बोला फर्दर 2 इयर्स और 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. सो 5 लाख का ओरिजिनल 25,000 है क्या? ये रेसिडुअल वैल्यू माइनस करी और डिवाइड बाय 2 इयर्स करा. ये बच्चे ने माइनस नहीं किया है, मेरे को इसके थोबड़े के स्माइल से ही पता चल गया. चल झट्टे. 81,250 आएगा डिप्रिसिएशन. यस सर. क्या मैंने किया है? उधर एग्जाम में मैं जाएगा क्या? खा ले कसम तूने किया था बोलकर. नहीं किया था. ये किसको इंप्रेस कर रहा है? वो मानती है, मैं नहीं मानता. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ मशीन फॉर इट्स ओन यूज. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन 1st November 2019. The machine was finally capable of operating as on December 15, 2019. However, company started using the machinery on 1st February. The company charged depreciation from 1st February. Comment in the context of AS10. No, it should be charged from the day it is available for use as intended by management. बोला था ना available for use when it is in the location and condition as necessary of operating in the manner intended by management. Say yes or no. So जब वो ready थी
मैन्युफैक्चर्ड नहीं, रेडी थी एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, तब से डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। अच्छा कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई? 23 के बाद में कौन सा था? 17 हो गया था ना बेटा पहले। ओके अब हम कौन सा करेंगे पता है तुम्हें? चेंज इन एस्टिमेट भी हो गया ना बेटा। सो देखिए अभी आपके क्वेश्चंस हो गए इधर तक। चल 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 बेटा जी, अब थोड़े से 1, 3 और 13, 1, 25, 18 देख लेते हैं कि नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है। एक, entity A which operates a major chain of supermarket has acquired a new store location. The keyword is new store location. The new location requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which supermarket will be closed. Okay, management has prepared a budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling costs, salary of staff who will be preparing the store. Beta, who will be preparing the store? Store को बनाने वाले. Before its opening and related utility cost, what will be the treatment of such expenditure? Add. एक तो पहला न्यू स्टोर है, उसका रीमॉडलिंग रीडिजाइनिंग कॉस्ट ऐड होगा। तो एक एग्जांपल समझो ना कि आप हो सेंट्रल या आप थे कौन सा ग्रुप था वो, या समझ लो कि एक कोई एंटिटी है जो बेच दिया। कैसे तुम्हें सुपर स्टोर समझते? चेन्स, आदित्य बिरला ग्रुप मान लो, या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड बेच दिए, तो वो ब्रांड बिकी तो उस ब्रांड को पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा नए ब्रांड में। तो राजा बेटा जी रीमॉडलिंग रीडिजाइनिंग कॉस्ट और साथ साथ वो जो एम्प्लॉइज है उनको बोला कि स्टोर को अभी अपने हिसाब से लगा कर रखो, तो बेटा जी उस केस में सारी कॉस्ट तो ऐड होगी ना। तो ये कहां पर लिखा है? The cost of construction and remodeling the supermarket are necessary to bring the store to the condition necessary for it capable of operating in a manner as intended by management. तो ये तो ऐड होगा। अब सैलरी में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप स्टोर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्योंकि पुराने एम्प्लॉइज उनको रखना ही है जब तक कि नया स्टोर ओपन नहीं हो जाता है। तो बेटा जी इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ स्टोर। तो ये देखो क्या लिखा है, however if the cost of salaries, utilities and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring the store to the condition as intended by management and should be expensed. समझ में आया क्या? कि मतलब वो एम्प्लॉइज जो प्रिपरेशन कर रहे स्टोर को ओपन करने के लिए, अगर वो स्टोर ओपन करने के बाद में भी खर्चा होने ही वाला है, so then those costs are not in the nature of opening the store, right? They are the operating nature cost and hence it would be charged to P&L account, it would be expensed out. Is that okay? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 इधर, ये नवंबर 18 में आया था बेटा, पढ़ो इसको जरा। Neon Enterprise operates a major chain of restaurants located in different cities. The company has acquired new restaurant located at Chandigarh. The keyword is new location. फिर क्या हुआ बेटा जी? अरे कहां गए इनके चैट्स? हाँ, management expects that the renovation will last for 3 months, during which the restaurant will be closed. Management has prepared the following budget: salaries and staff in preparation of restaurant before its opening, construction and remodeling cost, explain the treatment. बेटा जी अभी remodeling cost तो ऐड होगा, और वो जो 7,50,000 इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर वो बाद में इनकर नहीं होने वाले तो डोंट ऐड इट, नहीं बाद में इनकर नहीं होने वाले तो ऐड इट, और अगर बाद में भी इनकर होने वाला है तो दे आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, डोंट ऐड इट। यस और नो? सो 30 lakhs विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द असेट एंड 7,50,000 विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। और अभी आप एग्जाम में भी 7,50,000 विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट ही लिख के आएंगे। से यस? ऑलराइट, शैल वी गो अहेड, प्रोसीड। ये हुआ 1, 3, नाउ 1, 13, 25, 18। अब ऑरेंज में सेक्शन 2 में, हाँ पढ़ो बेटा। जुलाई 21, इजी पीजी, इजी पीजी। कर लेंगे? ओके, कैन आई नाउ प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 13?
अगर हो सके, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगी बुक में तो मेरे को फीडबैक जरूर देना, हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए आसानी होगी. Entity A is a supermarket chain is renovating one of its major stores. The store will have more available space. Underline the word more available space. मतलब previous capacity से increase हुआ कि नहीं हुआ? After renovation and will include a restaurant. मतलब supermarket chain में एक restaurant और add होगा. Management is preparing the budget for the year after store reopens, which include the cost of remodeling and the expectation of 15% increase in sales resulting from store renovation, which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. 100% करेंगे. It is not in the nature of operating cost. It will increase the capacity of the asset. It will give the future economic benefit. So this would be capitalized. Yes or no? Answer लिखने की प्रैक्टिस करना बेटा जी. ये कौन सा क्वेश्चन हो बेटा? 13. अभी 18. हाँ, बेटा इसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा कि रेगुलर बुक को पढ़ना एक बार कॉस्ट वाला जो था उसके अंदर कुछ कॉस्ट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करने के लिए बोला हुआ है. कुछ कॉस्ट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करने के लिए बोला गया है. तो इसमें से देखते तुमको याद आता है कि वो कॉस्ट. Entity A has an existing freehold property which it intends to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facilities to another temporary site. The following incremental cost will be increased. Setup cost of 5 lakh to install machinery in the new location. Rent of 15 lakh. Removal cost of 3 lakh to transport the machinery from old location to the temporary location. Can this cost be capitalized in the cost of the new building? The answer is no. क्योंकि ये कहां पर लिखा है पता है क्या? स्टैंडर्ड में जब आप वो कॉस्ट का पेज ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है. सो जरा एक देख लो बेटा जी. इंक्लूड्स क्या क्या है? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट. एक्सक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू बिजनेस, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन विथ न्यू क्लास ऑफ पीपल एंड हेंस दिस कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटल. बेटा ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तुम इधर लॉजिक लगाओगे फायदा ही नहीं है. अगर आप किसी चीज को रीमॉडलिंग करना चाहते हो या कुछ ये कर रहे हो तो तुम तुम्हारे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई दूसरी रेंटल स्पेस लोगे. तुम तुम्हारी मशीनरी को दूसरी जगह पे शिफ्ट करोगे. तुम नई जगह का रेंट है वो इस कॉस्ट में कैसे ऐड हो जाएगा? ये इस बिल्डिंग के साथ ताल्लुकात क्या है? उसका कोई ताल्लुकात नहीं है. यस और नो? ओके बेटा जी, ये कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ये क्वेश्चन में अगर दिक्कत गई होगी ना, चिंता मत करना बेटा. ये आपको वो उतनी सी कॉस्ट वाली जो है ना पैराग्राफ वो पढ़नी पड़ेगी. और अपने रेगुलर टेक्स्ट बुक में मैंने प्रिंट कर दिया अच्छे से, वो कर लगे. है तुम्हारे पास? दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली. कौन सा पेज नंबर है बताएंगे? 10.6 पर ये क्लियरली लिखा हुआ ऐसा है, बच्चा बोल रहा है तो आप वहां से कर सकते हो. अच्छा कौन सा क्वेश्चन हुआ बेटा? अभी 18. अभी 25 करेंगे. कितना बोर करते हैं. बोर हो गया मैं तो. पकड़ पकड़ के बोर कर रहे हैं. क्या करते कि नहीं कैपिटलाइज? ठीक है कैपिटलाइज कर दिया. अभी अगला बताऊं क्या कॉन्सेप्ट? रसगुल्ले. वेरी गुड सागर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड वेरी गुड. उसने डायरेक्टली लिख दिया इनॉग्रेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूड. दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर द थिंग्स. दिस इज नॉट अ, इसमें आप बोल ही नहीं सकते कॉन्सेप्ट नहीं समझा. क्या घंटा कॉन्सेप्ट नहीं समझा? जो लिखा है डेफिनेशन में, जो चीज बोली है वो तो याद करनी पड़ेगी. ऑप्शन क्या है उसमें? तो उस पेज नंबर से वो जो कॉस्ट का पेज नंबर है वो देखना अच्छे से, है ना. 6th पेज नंबर बोल रहे. अब बेटा जी हम चलेंगे, नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन वाले. ये थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है रिवैल्यूएशन. क्वेश्चन नंबर 4th 11th 10 12. इधर में कौन से क्वेश्चन नंबर पर? 25 10 12 इधर ही है, ऑरेंज में देख लेते हैं. Okay. Argan Limited purchased a shop at the beginning of the year for 850. The useful life was 30 years and the residual value was 25,000. Depreciation is provided on straight line method.
The shop was revalued in the middle of 15 years for 19,50,000 and the revaluation was incorporated in the accounts. Calculate surplus on revaluation and depreciation to be charged to the P&L account at the year 15. इसमें accounting नहीं पूछी है, सिर्फ revaluation surplus निकालने के लिए बोला है और अगले साल का depreciation निकालने के लिए बोला है. तो आप मुझे बताइए कितने में लिया? 8,50,000. रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 25,000. सो बेटा जी कैलकुलेटर पर लीजिए 8,50,000 माइनस 25,000 कितना आ गया बेटा जी? 8,25,000. कितनी यूजफुल लाइफ है? 30 इयर्स डिवाइड बाय 30. बेटा कितने? 27,500. 27,500. बेटा कितने साल पूरे हुए? 14. कितने साल पूरे हुए? 14, क्योंकि इन द मिडल ऑफ 15 ईयर बोला. सो इंटू 14, सो 3,85,000 है क्या? क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि मेरा 8,50,000 जो कॉस्ट है उसमें से मैं करूंगा लेस 3,85,000? बोलो हाँ. नाउ 4,65,000 बराबर है. अब इसको 6 महीने का और डिप्रिसिएशन दे दो, क्योंकि मॉड्यूल करती है ऐसा. किया है ना? हाँ, मिडल ऑफ द ईयर बोलने की वजह से. अपना बुक वैल्यू कितना है? 465 है ना? हाँ, अभी मुझे बताओ ये 27,500 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर ना, तो कितना आएगा? 13,750 और लेस होगा क्या? सो बेटा जी मिडल ऑफ 15th ईयर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 451,250. क्या ये कबूल है क्या? एग्रीड. तो बेटा जी ये देख लो 451,250 आए. पहले मुझे बता दो इसमें कोई अड़चन है क्या? तुमने पहले क्या लिया? कॉस्ट लिया, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, डिवाइड बाय 30 इयर्स किया, आपको डिप्रिसिएशन मिला. 14 इयर्स का फुल डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई किया, या आप डायरेक्टली 14.5 भी कर सकते थे. आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मिल जाएगा. उसको कॉस्ट में से माइनस करना, डिप्रिशिएबल अमाउंट से नहीं, क्योंकि आपको बुक वैल्यू चाहिए, WDV चाहिए. अब आपकी बुक वैल्यू हो गई 451,250. इसको कंपेयर करो 19,50,000 के साथ. सो 14,98,750 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया. सो 14,98,750 कबूल है क्या? अब बेटा जी आपको डेप्रिसिएशन निकालना है अगले इसका, तो लो कैलकुलेटर पर 19,50,000 माइनस 25,000. 25,000 क्या स्क्रैप वैल्यू है क्या? सो 19,50,000 हुआ ना बेटा, माइनस 25,000, तो आपका है 19,25,000. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 नहीं, मिडल ऑफ 15 ईयर ना, तो 15.5 बराबर है. डिवाइड बाय 15.5 कितना आ जाएगा बेटा जी? 124193. बट बेटा एक साल का हुआ, एक साल का हुआ, इंटू 0.5 कितना आएगा? 62097. ये दिख रहा है क्या भाई? पक्का? और बेटा जी डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 15 ये 75,847 कैसा है पता है क्या तुमको? ये अभी का डेप्रिसिएशन 62,097 प्लस जो पिछले 13,750 दिया था ना, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 75,847. बेटा कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो. ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी है क्या बेटा? ये समझ में आया? सिर्फ मैथ्स था बेटा ये. कोई क्वेरी के पूछ लो जल्दी से, है ना? ये जम गए क्या कि वापस एक बार बताऊं? हाँ एकदम परफेक्ट है ना? अच्छा क्वेश्चन कौन सा हुआ बेटा? ट्वेल्थ हो गया ना, 11th ऊपर है अभी. एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन. बेटा जी ये थ्योरी है, आप देख लेना, है ना? 11 के बाद है मेरा 10. हाँ नहीं ठीक है, बट वो भी रिवैल्यूएशन का ही था तो मेरा ठीक है. 10th पढ़ो जरा एक बार. इसके दो तरीके हैं बेटा, आपको समझा दूं अभी दो तरीके कौन से रिवैल्यूएशन करने के. ओके बेटा मैं आपको ये बताऊं, आपका कॉस्ट है 100 है ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बेटा 40. WDV है कितना? 60. अब बोल रहे द बिल्डिंग इज नाउ रिवैल्यूड एट 150. तो अब इसकी रिवाइज WDV लिखो 150.
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 150 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, ये कितना आएगा 100। और बेटा जी 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 कितना आएगा बेटा जी 250। क्लियर है? तो बेटा जी अब डिफरेंस निकालो, 150 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 100 से 250 तक आना है ना, और फिर बेटा जी 40 से 100 तक आना है, 60 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली WDV बढ़ जाएगी। तो आपकी एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट, आई विल से 150 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। बेटा जी 60 और 150 का डिफरेंस कितना है 90। तो ये एक तरीका हुआ कि जिसमें हमने असेट को भी रिवैल्यू किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिवैल्यू किया, और ऑटोमेटिकली WDV रिवैल्यू हो जाएगी और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। सो ये ठीक है, ये आंसर देखते हैं। दूसरा क्या तरीका पता है क्या तुम्हें, कि तुम तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उड़ा दो। ये देखो क्या है, सी कितना था 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 40, और WDV कितना था 60। अब मैं आपको पूछता हूं 40 को उड़ा दिया तो WDV ऑटोमेटिकली कितने की हो जाएगी, 40 को उड़ा दिया तो WDV ऑटोमेटिकली कितने की हो जाएगी 100। बट तुम्हें वो कहां तक लेके जानी है 150। सो बेटा जी और 50 से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके और एक तरीका ये हो सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा उड़ा दिया 40, फिर PPE कितना 50 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 90। देयर आर टू वेज इन विच यू कैन डू रिवैल्यूएशन, वन इज ग्रॉस रीस्टेट एवरीथिंग, और दूसरा क्या रिवर्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिवर्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको पूरा उल्टा मार दो। अब वो उल्टा मारते ही आपके एसेट कितने की हो गई 100 की, अब आपको और कितने से बढ़ाने का 50, तो वो एंट्री क्या कर दो आप फिर PP, और फिर बेटा जी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो जाएगा 90। तो उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निल हो जाता है और आपकी एसेट कोरी प्योर 150 की आ जाएगी। तो जरा देख लो, when an item of PP is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. At the date of revaluation, gross carrying amount and accumulated depreciation amount changes. So gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with revaluation of the carrying amount of the asset. So देखो, gross carrying amount may be restated with reference to observable market data, may be restated proportionately to change in the carrying amount. Accumulated depreciation at the date of revaluation adjusted to equal to the difference between the gross carrying amount of the asset after taking into account accumulated impairment losses. ये समझ नहीं आ रहा ना, ये नहीं आएगा, नीचे की चीजें समझ में आ रही कि देख लेना, और आपको एनालिसिस और कंक्लूजन लिख के आएंगे तो भी चलेगा। Building is revalued at 150 increase from the original cost of 100 lakhs. So applying that ratio, gross carrying amount will be 100 plus 150, 250. मैंने यही बताया था आपको लिखकर। And accumulated depreciation will be 40 plus 150%, कितना आएगा 60 लाख। बेटा मैंने भी यही समझाया था आपको, अबे यही बताया था ना, ये 60 किया था ना येड़े। फिर क्या बोला, as given above, if the item of PP is revalued, the carrying amount of such an item is adjusted to the revaluation account. तो आप वो एंट्री के साथ बताएंगे तो भी चलेगा, मॉड्यूल ने ऐसे ही सॉल्व किया है जो इस तरीके का क्वेश्चन था वो। हैप्पी? ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाने के बाद में कौन सा है 4th, मैं ऊपर आ जाता हूं। नहीं, ब्लू में जाना है। तुम पहुंच जाते हो जल्दी। शे में क्या, तो फिर इसको कुछ नहीं करते अपन, है ना। 4th के बाद में और कौन सा था, 11th था ना इधर। हाँ चलो देखो इसको, Harshal, thank you beta, and you are also great. Digambar Limited acquired a machinery for 25 lakhs 5 years ago. Depreciation was charged at 10% on SLM basis for the useful life of 10 years.
2 years after the acquisition, the company revalued the machinery to 30 lakhs and created a revaluation reserve to that extent. Depreciation was provided on the revalued amount over the balance life of 8 years. The machinery was sold in the current year for 11,25,000. Wow, very beautiful question. And give accounting treatment for the above in the company's account. What will be the treatment if the machinery fetched only 4,25,000 now? So see, बेटा पहले हम क्या करते हैं, 5 years ago 25 लाख में आया था. Depreciation was charged at 10%. 2 years after acquisition, the company revalued the machinery to 30 lakh and created the revaluation. तो बेटा जी इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 years. कैलकुलेटर पर लो 25 लाख डिवाइड बाय 10, 2,50,000 है, इंटू 2 कितना आएगा बेटा जी? 5 लाख. सो कैन आई नॉट से कि मेरा कॉस्ट है 25 लाख, मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5 लाख, मेरा WDV है 20 लाख. क्लियर? अब उन्होंने क्या बोलते हैं, इसको 30 लाख किए बोले, तो एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा? x. तो बेटा जी हम क्या करेंगे, 30 इंटू 5 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा? 7.5. और बेटा जी 30 इंटू 25 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा? 37.5. तो बेटा जी डिफरेंस कितने का हुआ? 25 माइनस 37.5, 12.5, और ये 2.5, और ये बढ़ गया कितने से? 10. अब तुम्हारे पास एक तरीका ये हुआ, या दूसरा तरीका क्या कि तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उल्टा मार दो. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उल्टा हो गया, फिर असेट को डेबिट कर दो कितने से? 5 लाख से, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. दोनों में से कोई भी तरीका चलता है. अब चेक करते हैं इन्होंने कौन सा किया. अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना माना? 10 लाख. अपन ने भी यही बोला क्या? सो रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द असेट इज हाउ मच? 30 लाख. अब बेटा जी हमारी यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 years. तो बेटा जी एक काम करो, 30 लाख डिवाइड बाय 8 कितना आएगा बेटा जी? 3.75. बेटा जी 5 साल अगो बात बोला है, मतलब 2 साल हो गया था, और 3 साल हमने नए अमाउंट से डिप्रिशिएट किया. प्लीज समझने की कोशिश करो. शुरुआत में इसकी यूजफुल लाइफ 10 years थी, राइट? हमारे को असेट एक्वायर कर ऑलरेडी 5 साल हो गए. उसमें से 2 साल जैसे ही हुए थे, पहले 2 साल हमने उसको क्या किया था? रिवैल्यू किया था. रिवैल्यू करने के बाद में 3 साल और बीत गए. 3 साल में हमने उसको 3.75 से डिप्रिशिएट किया था. से यस. द मशीनरी वॉज सोल्ड इन द करंट ईयर फॉर 1125. करंट ईयर मतलब आफ्टर 5 years की बात चल रही है, तो हमें कितने साल डिप्रिशिएट करना पड़ेगा? 3 years. सो 3.75 इंटू 3. सो कैन आई नॉट से 30 माइनस 11.25? ये समझे कि नहीं समझे? सो 30 माइनस 11.25, सो या 18.75 WDV है क्या? बेटा मैंने इसको कितने में बेच दिया? 11.25. प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस. कितने का लॉस होगा? 7.5. 7.5 का लॉस. ठीक है. और दूसरा कितना है बेटा जी? इसमें 18,75,000 माइनस 4,25,000, 14,50,000. से यस. अब बेटा जी इसका थोड़ा सा टेक्निकल सीखना है तो सीख लो. हमारी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक 11.25. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, मान लो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से नहीं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टू असेट. असेट कितने की थी बेटा? 18.75. तो इधर क्या आ जाएगा? लॉस. लॉस कितने का आ जाएगा बेटा? 7.5. ये क्लियर हुआ बेटा? जब असेट बिक जाएगी तो उस असेट का रीवैल्यूएशन रिजर्व इधर कुछ नहीं कर सकता अभी. सो जो आरआर है इसका जो क्रिएट किया था आपने 10 lakhs का, 10 lakhs का आरआर था ना. सो जो आरआर है वो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में. रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना जाएगा? 10. क्यों? अबे असेट सेल होने के बाद में उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या करता? तो इधर ही लिखा है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग 10 lakhs. सो लॉस बुक कर दिया, बट उसके बाद में जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहां, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो भी कहां जाएगा? P&L या रिटेन्ड अर्निंग जीआर में. क्योंकि बेटा अब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है ना, अब तो रियलाइज्ड हो गया. गॉट इट और नॉट? नॉट गॉट इट. ओके, मेरी बात सुन बेटा. सपोज तू रिवैल्यू करता ही नहीं उस असेट को, तो तेरी असेट कितने की थी? क्या उतने की? अच्छा ठीक है, मैं तेरे को तेरी भाषा में समझा दूं. बेटा मुझे एक बात बता, तेरा गोल्ड है, राइट? 5 लाख का गोल्ड था, तूने इसको अपवर्ड रिवैल्यू किया 4 लाख से, कितने का हो गया? 9 लाख. अब 9 लाख का चीज तूने 1 साल बाद बेचा. अब वो तब रिवैल्यू किया था तब 4 लाख बराबर था, फिर गोल्ड के भाव वापस गिर गए, यू सोल्ड इट एट 8 लाख. तो अब तुझे लॉस कितने का दिख रहा है? 1 लाख.
बड़े सही नहीं है। तेरा ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख का था, तुझे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, 8 लाख में बेचा तो 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा जी अब ये 3 लाख का प्रॉफिट कैसे दिखेगा? मेरे बुक्स में तो असेट 9 लाख की दिख रही है, तुमने सेल कितने में किया? 8 लाख में, तो तेरा लॉस कितने का बुक हो गया? 1 लाख। बट बेटा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा इस एसेट का, वो अगर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देगा तो तुझे लॉजिकल लगेगा 4 लाख प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया रेवेन्यू रिजर्व में और 1 लाख का लॉस ट्रांसफर कर दिया P&L में, नेट नेट इफेक्ट 3 लाख का चला गया। इसीलिए जब असेट बिक जाएगी तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं रह सकता, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डालना पड़ेगा, मतलब जीआर में डालना पड़ेगा। समझा? जैसे डेटर्स नहीं है तो उसका आरडीडी हो सकता है क्या? उसका आरडीडी भी वापस रिवर्स हो जाता है, इसलिए ओल्ड आरडीडी रिवर्स होता है ना। झंपुड़िया समझा क्या ये? बेटा जी इसके साथ हमारे हाँ पीपी इतना टफ लगा? जम रहा है? तो बेटा जी मैंने कॉस्ट मॉडल करा दिया, ये करा दिया था, ये करा दिया था। अब मुझे लगता है मिसलेनियस केसेस एक बार देख लेते हैं। मतलब ये मेजर क्वेश्चन रहे ना, तो मैं बाकी अगर छोड़ भी दूंगा ना तो तुम एक हाथ दो के लिए फाइट मार के हिम्मत जुटा लोगे, बहुत ज्यादा छूट गए तो फिर उसमें बैंड बच जाती है। सो 2 देख लेते बेटा, पढ़ो। An amusement park has a soft opening to the public to trial run its attraction. Tickets are sold at 50% discount during the period and operating capacity is 80%. The official opening day of the amusement park is 3 months later. Management claim that soft opening. ये बेटा क्लियर कट लिखा है पेज नंबर 6 में, सॉफ्ट ओपनिंग के लिए जो कुछ भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पीपी। तो ये इसका आंसर है। अब लिखने का स्टाइल आप देख लेना, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ पीपी। इज दैट ओके? ये क्वेश्चन 2 हुआ, फिर क्वेश्चन 5। ये रहा 5 बेटा। बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 नवंबर को, उसको यूज नहीं किया 1 मार्च तक। कमेंट, डेप्रिसिएशन कब से चालू होगा? डेप्रिसिएशन कब से चालू होगा? 1 नवंबर से हो जाएगा शुरू। यस, डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सुन एज व्हेन इट इज एक्वायर्ड एंड अवेलेबल फॉर यूज। एग्रीड? ये 5 के बाद 7। बेटा क्लास ऑफ द असेट के लिए क्वेश्चन है। क्लास ऑफ द असेट के लिए मैंने क्या बोला? नेचर, यूज, लाइफ सेम अगर हुई तो उसको एक क्लास बोल सकते हैं। बिल्डिंग एक क्लास नहीं है, क्लास के अंदर सब क्लास हो सकती है, तो उसके बेसिस पर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करोगे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल एक असेट के लिए यूज किया उस क्लास के लिए, तो उस क्लास के सभी असेट के लिए यूज करना पड़ेगा। एंटिटी हैज लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन्स अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्री, वेयरहाउसेस एंड ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल कैपिटल सिटीज. The industrial buildings are located in industrial zones, whereas the office buildings are in central business districts of the cities. Entities A's management wants to apply the revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement of the office building, but continue to apply historical cost model to the industrial building. मतलब ऑफिस बिल्डिंग के लिए वो क्या रिवैल्यूएशन बोल रहे हैं। स्टेट वेदर ये अलाउड है क्या? यस अलाउड है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द क्लास? क्लास ऑफ पीपी इज ग्रुपिंग ऑफ द असेट ऑफ सिमिलर नेचर and use in the operation of the enterprise. If an item of PP is revalued, the entire class of the PP to which the asset belongs should be revalued. यही बात है? Yes or no? सुराजा बेटा जी इस केस में the properties within the class of office building must be carried at revalued amount. और बेटा जी आप इसको historical cost पर कैरी कर सकते हो फैक्ट्री बिल्डिंग को? The answer is yes. Appreciate this. ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 7 के बाद 13। Entity A carried a plant and machinery in its book of 2 lakhs. This were destroyed in a fire. The asset were insured new for old. मतलब नई मिलेगी old के लिए. And were replaced by insurance company with the new machine that cost 20 lakhs. The machine were acquired by the insurance company and the company did not receive 20 lakh as cash compensation. State how the entity should account for the same. बेटा क्या हुआ तुम्हें पता है क्या? क्या पता चला कि तुम्हें एक असेट गई और दूसरी असेट आई, तो आप मुझे बताओ जो असेट गई उसको क्या करेंगे? डी रिकॉग्नाइज, और जो नई असेट आई वो फ्री में ही है, तो वो क्या गेन है हमारा? जैसे लॉस ऑन
लॉस बाय फायर हो सकता है, बट लॉस ऑन इंश्योरेंस क्लेम भी तो हो सकता है ना, प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस क्लेम भी तो हो सकता है ना, इफ यू हैव रिसीव्ड हायर अमाउंट। बोला हाँ या ना। सो इधर देखो क्या होगा, एंटिटी ए शुड ऑल्सो सेपरेटली recognize a receivable and a gain in the income statement that is of 20 lakhs resulting from the insurance company under AS 29 once the receipt is virtually certain. The receivable amount should be measured at fair value of the asset what will be provided by the insurer. Entity A should account for the loss in the statement of P&L account for the de-recognition of the original asset which is worth rupees 2 lakh. तो यहां पर ट्रांजैक्शन एक नहीं दो है, एक को क्या करेंगे डी रिकॉग्नाइज कौन सी वाली करोगे 2 लाख वाली, और रिकॉग्नाइज करोगे कौन सी वाली 20 lakhs वाली एट द फेयर वैल्यू। बेस्ट है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ 13 हुआ ना 15। ये सुनो ना, ये देख लेना, थ्योरी क्वेश्चन है 15। ICI का क्वेश्चन है। ये क्या है, पुराने जमाने की चीजें थी। Entity A has a policy of not providing for depreciation on a PPE capitalized in the year until the following year, but provides for full year depreciation in the year of disposal। मतलब क्या, जिस साल में एक्वायर किया उस साल में नो डेप्रिसिएशन, जिस साल में बेचेंगे उस साल में फुल डेप्रिसिएशन। AS10 ऐसा कुछ नहीं बोलता है। AS10 बोलता है पहली चीज, डेप्रिसिएशन शुड स्टार्ट व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज इन द नेचर एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। और सेकंड चीज इसके अंदर ये है कि क्या बोलते हैं, इट शुड बी डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द पैटर्न ऑफ it should be provided in the on the basis in which the pattern of economic benefits are consumed from the asset। ये दो ही पॉइंट बोलता है AS10। तो बेटा जी इस केस में बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वो अलाउड नहीं है। तो ये लिखा, द पॉलिसी ऑफ एंटिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब थक रहा हूँ यार मैं, अब मैं जाऊंगा, सॉरी बट मैं पेट दुख रहा है, मैं जाना पड़ेगा। Entity B manufactures industrial chemical and uses blending machines in the production process. The output of the blending machine is consistent from year and year. They can use for different product. However, the maintenance cost increase from year and year, and new generation machine with significant improvements over existing machine is available every 5 years. Suggest depreciation method to the management. WDV. Why WDV? Production consistent है, हाँ, तो उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर अगर आपका रेवेन्यू सेम है तो उस केस में इट कैन बी SLM। बट अगर मान लो आपका पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन, मतलब जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है, it is in the reducing manner, you can use WDV method also। तो ये देखो, straight line method should be adopted because the production output is consistent from year to year। Factors such as maintenance cost or technical obsolescence should be considered determining the blending machines useful life। तुमको पता चला मैंने क्या बोला SLM क्यों? क्योंकि बेटा जी पहले वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ये मैंने चीजों को कंसिडर किया, फिर मेरे को याद आया कि नहीं, अपना रूल क्या है AS10 का, वी शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम्ड आउट ऑफ द असेट। तुम्हारा बाकी का कॉस्ट खर्चा क्या हो रहा है उसको देखना नहीं है, तो उसके बेसिस पर हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए SLM, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर बोला हुआ है। यस और नो। अब यूजफुल लाइफ कैसे डिसाइड करना, तो डिपेंडिंग अपॉन द नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, नई मशीन क्या आ रही है, आप कितने साल तक यूज करने की इच्छा रख रहे हो, उसके बेसिस पर आप सारी चीजें करोगे। से यस। अच्छा सुनो ना बेटो, अभी आप कर लेना, बहुत कम क्वेश्चन रहे AS10 के, और AS2 मेरे को लगता है ईजी है, तुम्हें नहीं इजी लगता है तो मेरे CA विद्या चैनल पर AS2 का मैराथन है। मुझे सिर्फ आपसे इतनी बात बोलनी है, अब मैं चमन तो हूं नहीं कि आपको ये बोलूंगा कि पढ़ाई करो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर अभी तक टिके हुए हो, मैराथन आ रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता, तुम सिंसियर इनफ हो। अब कुछ चीज़ होती है जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पर्सनल विचार में जो चीज़ आई है वो बता देता हूँ कि भाई 99.9% या 5%, 99.5% ये रोल प्ले करेगा आपकी मेहनत का, बट 0.5% रोल प्ले करता है कि आप क्या कर्म करते हो, क्या सोचते हो, क्या संस्कार है आपके इस पर। तो हर रोज शांति से बैठकर एक 2-4 मिनट, 5 मिनट थोड़ा सा खुद के बारे में अच्छा विचार करना शुरू करो। और वो अभी इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें पता है क्या, एकदम स्पर्ट ऑफ द मोमेंट में तुम देखो, अभी जब तुम पढ़ाई करना छोड़ते हो ना तो इरिटेट होकर छोड़ते हो,
अब नहीं होगा, बस हो गया, मेरे से नहीं होने वाला, यू गिव इट अप। मतलब मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, सीए कर रहे थे, बहुत होनहार थे, सीए फाइनल का एक ग्रुप छूट गया था सिर्फ, उसमें एक सब्जेक्ट एग्जामिशन भी रहा होगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी कसम खा के बता रहा हूँ, ये सत्य है, छोड़ दिया, बोले नहीं होता, मेरा इंटरेस्ट इसमें ही नहीं। क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हो, तुम भूल जाते हो कि हमने शुरू क्यों किया था। तो इसलिए हर रोज़ ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि वो 0.5% भी मैटर करता है, और मेजॉरिटी केस में उसी 0.5% को बच्चा ध्यान नहीं रख पाता है। जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ लेगा, कर लेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो बहुत बढ़िया है। एग्जाम डे के दिन भी ये चीज़ भूलना मत, मुझे याद रखना। देखो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम येड़े नहीं हो, तुम चमन नहीं हो, कितना पढ़ने के बाद में तुम बोलोगे कि सर मैं फेल हो गया। इट इज़ नॉट अबाउट स्टडीज नाउ, यू आर नॉट गोइंग टू फ्लंक बिकॉज ऑफ स्टडीज, यू आर गोइंग टू फ्लंक बिकॉज व्हाट यू गोना थिंक, हाउ यू विल गिव अप। जो ये गिव अप होगा ना, ये सडन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गिव अप किया, आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि परिस्थितियां गलत थी। परिस्थितियां गलत नहीं रहने वाली, जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा जो पेपर में कांड हुआ था ना, जिसमें बैंड बजी थी ना, उसमें थोड़ा सा और उस समय छोड़ते नहीं, 10 दिन 15 दिन के लिए कर लेते तो शायद पास हो जाते। जिस टॉपिक को आप छोड़ते हो ना इरिटेट होकर, तुम देखना, तुम्हारा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन देखना, उसको तुम इरिटेट होकर छोड़ते हो, विचार विमर्श कर कर नहीं छोड़ते हो। अभी छोड़ना भी है तो उसमें से जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना एब्जॉर्ब करके छोड़ना, हमेशा इसको शीतल रखना, काम रखना इसको, दिमाग को। किसी भी परिस्थितियों में आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। ये मैं एक टीचर होने के बाद में, बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के बाद में मुझे इस बात पता चली कि अगर मैं अभी भी होता हूँ एग्रेसिव, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बट मैं एग्रेसिव होता था ना पहले बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को पसंद नहीं आती चीज़ें, बच्चे टॉलरेट नहीं करते। तो एवरी प्रोफेशन हैज अ गॉट अ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ योर प्रोफेशन, एंड विथ माई प्रोफेशन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट इज दैट आई हैव टू मेंटेन माई पीस एंड साइलेंस इन एनी विच वेज। बच्चा कुछ भी कर ले, मेरे कान में आके वो चिल्ला देगा तो भी मुझे चुप बैठना पड़ेगा, आई कांट इवन टच हिम। ये हर एक प्रोफेशन की प्रॉब्लम है। अब तुम कोई बिजनेस में चले जाओगे ना, तो उधर तुम्हारा मैनेजर वगैरह तुमको गाली गलौज करके बात कर लेगा, बट आपको पेशेंस सीखना पड़ता है। और जो प्रेम से कर लेता है, शिष्टा से कर लेता है, हो जाता है। तो तुम्हारे साथ अभी तुम्हारा जो मजे ले रहा है ना तुम्हारे साथ में, वो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ले रहे हैं ना, तो मजे जब ले रहे हैं ना, तो एक ध्यान में रखना मेरी बात, कि तुम कहां पे गलत जाओगे एग्जैक्टली। जिस समय तुम्हारा डिसीजन एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ, समझ जाना कि तुम गलत जा रहे हो। और तुम उसको कैसे करोगे पता है क्या, उसको सलाह कैसे दोगे, नहीं मैं तो बहुत दिन से सोच रहा हूं, बहुत दिन से नेगेटिव चल रहा है मेरे दिमाग में, राइट। बट ध्यान रखना, जब हर बार नेगेटिव चल रहा था तब ऊपर उठ के आ रहे थे कि मैं करूंगा, ऊपर उठ के आ रहा है मैं करूंगा, ऊपर उठ के आ रहा है मैं करूंगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में छोड़ दे, नहीं करना मुझे। दैट इज द श्योर शॉर्ट साइन कि तुम गलत जा रहे हो, समझे। तो शांति से करना, मेरा भरोसा मानो, सब पास हो जाओगे। बस इतनी सी बात मेरी ध्यान रखना, 10-5 मिनट हर रोज अपने आप से पॉजिटिव बात करना, कुछ मत सोचना कि क्या होगा एग्जाम में, जाके देख के आना, हो जाएगा सब ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। और बड़ी विनम्रता से आपको एक चीज़ बतानी थी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, और आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एनी टाइम, सो थैंक यू सो मच। सर ब्रांच नहीं कराओगे आप? नहीं बेटा, मैं तबीयत का ध्यान रखूँगा, मेरा गला गया है और मेरा पेट दुख रहा है। सो ब्रांच अगर आपको करना है, सो आई हैव गॉट वन मोर रिसोर्स विथ मी। मेरे साथ में भी एक व्यक्ति काम करते हैं, वो सीए ही है, मेरे स्टूडेंट विद्यार्थी है, और बहुत अच्छे वक्त है। अगर आप बोलते हो तो मैं उनको ब्रांच रिवाइज करने के लिए बोलूँगा, बट उनसे अभी करने से बजाय मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। उसकी मैराथन ऑलरेडी है, उसके रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी है यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब लेक्चर्स जो है रिवीजन लेक्चर्स, दे आर नॉट मोर देन 6-7 आवर्स का। तो अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देखोगे तो हो जाएगा। तो मान लो ब्रांच पूरा नहीं आया तो भी तुम फेल नहीं हो सकते। तुमको कितना आना चाहिए, वर्किंग नॉलेज आया तो बात खत्म। 10 में से 6 मार्क भी आए तो तुमको एग्जामिशन मिल रहा है, छोड़ के मत जाना, जितना है कच्चा पक्का करके चले जाना, ठीक है। ठीक है, प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।